Hi guys, this is Taruni Verma from VN Coaching Classes. थोड़ा डूबूंगा, थोड़ा गिरूंगा, थोड़ा प्रॉब्लम तो होगी, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर भी तैराऊंगा। ऐ ज़िंदगी तू देख मैं फिर से जी जाऊंगा। इसी तो कहते हैं सिकंदर, पहले हारे, गिरे, टूटे, फिर से खड़े हो गए और जीत के दिखाया। ठीक है, इन द सेंस कि अगर आपको कितनी भी प्रॉब्लम आ रही है, कितनी भी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है, ये एक साइन ही तो है कि आप कुछ सही कर रहे हो। बस इस चीज़ पे लगे रहो और एक दिन देख लेना कि जीत आपकी ही होगी। बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक, गाइस मालूम है ना, हमारा 7th चैप्टर चल रहा था और आज इसका 4th पार्ट है जो हम कवर करेंगे। और प्रीवियस पार्ट्स में हमने अपने इंडिया के फैब्रिक के बारे में मालूम किया था, फैब्रिक के बारे में पढ़ा था, कपड़े के बारे में मालूम किया था। और अब नंबर है मटेरियल्स का, कि भारतीय मेटल की वर्ल्ड में क्या सिचुएशन थी, क्या उसकी खूबियाँ थी और कैसे कैसे करके हिस्ट्री में उसकी इम्पोर्टेंस थी। सो गाइस, आगे चलने से पहले आई होप आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया होगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट नंबर 4। जी, टीपू सुल्तान की तलवार और वुड्स स्टील। 18वीं सदी के अंत में टीपू सुल्तान की तलवार कुछ इस टाइप से दिखती थी। टीपू सुल्तान की तलवार और वुड्स स्टील। जी, टीपू सुल्तान की तलवार 1799 तक मैसूर पर शासन किया था टीपू सुल्तान ने। बट इतनी इम्पोर्टेंट क्यों थी टीपू सुल्तान की तलवार? वो इसलिए क्योंकि जो टीपू सुल्तान की तलवार थी ना, वो इतनी धारदार थी और सख्त भी थी, और मतलब कि वो दुश्मन के लोहे के कवच को भी काट सकती थी। ये किस वजह से हुआ था? ये तलवार में गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्स नामक स्टील से पैदा हुआ। गाइस इम्पोर्टेंट, वुड्स नामक स्टील जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। इस वुड्स स्टील की तलवारें बहुत पैनी लहरदार होती थी, ये हमने पढ़ लिया। ऑब्वियस सी बात है, जब ये वाली तलवार इतनी पैनी होती थी और हम पढ़ रहे हैं टीपू सुल्तान की तलवार के बारे में, तो ऑब्वियसली उनकी भी पैनी ही होगी। इसलिए इनकी यह बनावट लोहे में गड़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। मतलब ये क्वालिटी थी इसकी। टीपू सुल्तान की मृत्यु के 1 साल बाद 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसिस बुकानन, नेम इम्पोर्टेंट है, ने इस बात का ब्यौरा दिया कि मैसूर की सैकड़ों प्रगलन भट्टियाँ क्या होती है, अभी पता करते हैं कि प्रगलन किसको बोलते हैं। इन भट्टियों में वुड स्टील नामक बनाया जाता था और इन भट्टियों में लोहे को काठ कोयले के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हंडियों में रखा जाता था। ठीक है, काठ कोयला एक मटेरियल, और तापमान के जटिल उतार और चढ़ावों को नियंत्रित करते हुए प्रगालक इस्पात की सिल्लियाँ तैयार कर देते थे, जिसका न केवल भारत बल्कि पश्चिमी और मध्य एशिया में भी तलवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। असल में कन्नड़ शब्द उक्कू इम्पॉर्टेंट है गाइस। कन्नड़ शब्द उक्कू, तेलुगु शब्द हुक्कू, तमिल व मलयालम शब्द उरुक्कू, यानी कि स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है। ठीक है, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है वाला पॉइंट, इसको ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में भी और अपने दिमाग में भी। भारतीय वुड स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफ़ी आकर्षित किया। विश्वविख्यात वैज्ञानिक बिजली व विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार करने वाले माइकल फेराडे ने भारतीय वुड स्टील की विशेषताओं का 4 साल तक अध्ययन किया, स्टडी की। पर इतनी फेमस वुड स्टील का निर्माण की प्रक्रिया 19वीं सदी के मध्य तक आते आते पूरी तरह लुप्त हो गई थी। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब अंग्रेज़ों ने अटैक किया साउथ इंडिया पे, क्या होने लगा,
तलवारों का यूज़ ख़त्म हो गया। उसकी जगह किसने ले ली? लोहे और इस्पात। कौन से वाले? जो इंग्लैंड से लेकर आए जाते थे। ठीक है, इस वजह से ये वाली टेक्निक साउथ इंडिया में ख़त्म हो गई। प्रगलन, चट्टान या फिर मिट्टी को बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करके धातु तैयार करने या धातु की बनी चीज़ों को पिघलाने की प्रक्रिया, जिससे कोई नई चीज़ बना सके। प्रगलन मतलब एक तरह से उसको कन्वर्ट कर देना, बनाना उसको। गांवों की उजड़ी भट्टियाँ। वुड स्टील उत्पादन के लिए लोहे के परिशोधन की बेहद परिष्कृत तकनीक ज़रूर थी, मतलब बहुत एडवांस लेवल की ज़रूर थी। बट इंडिया में है ना 19th सेंचुरी के एंड तक बहुत ज़्यादा सामान्य गतिविधि थी। इसका यूज़ करके लोहे से डेली चीज़ें बनाना, साधन इकट्ठे करना और अपने जो छोटी मोटी ज़रूरतें हैं उन्हें पूरी करने के लिए सामान रेडी करना। ठीक है, ज़्यादातर भट्टियाँ मिट्टी और धूप में सुखाई गई ईंटों से बनी होती थी। और प्रगलन का मतलब उसको कन्वर्ट करने का काम तो पुरुष करते थे और धोकनी महिलाएं चलाया करती थी। धोकनी मतलब हवा फेंकने का यंत्र। कोयले को लगातार दहकाने के लिए हवा फेंकती थी, मतलब कि जैसे कोयला है उसको गर्म रखना है, गर्म रखने के लिए उसमें आपको हवा ब्लो करनी पड़ेगी। तो जो काम होता था वो तो पुरुष करते थे भाई, जो भी उसको कन्वर्ट करने का काम था, लोहे को लोहे के औजारों में कन्वर्ट करने का काम तो पुरुषों का था। बट उस कोयले को दहकाए रखना, उस कोयले को ये है कि वो जलता रहे, उसमें हवा देना धोखने से, ये काम महिलाओं का होता था। 19th सेंचुरी के एंड तक प्रगलन का हुनर ख़त्म होने लगा था। पर क्यों? सबसे बड़ा रीज़न था नए वन कानून। भट्टी चलाने के लिए लकड़ी चाहिए, लकड़ी मिलने की नहीं। फिर भी जो कुछ लोग थे चोरी छिपे ले ही आते थे लकड़ी, उससे ज़्यादा लंबे टाइम तक तो वो अपना रोज़गार कर नहीं सकते थे। इसी वजह से भारतीय कारीगरों में गिरावट आई और कुछ लोगों ने ये वाला पेशा छोड़ के नया पेशा अपना लिया। कुछ एरियाज़ में गवर्नमेंट ने भले ही परमिशन दे दी थी, बट इसके लिए जो कारीगर थे उनको बहुत ज़्यादा भारी टैक्स चुकाना पड़ता था। अब आपने कमाए 10 रुपये हैं, उसमें से आप 6 रुपये टैक्स में दे दो, 4 रुपये के में आप क्या क्या कर लोगे? आप और ज़्यादा पेमेंट और अलग से जो चीज़ों की पेमेंट है वो भी करोगे, अपने लिए बचाओगे लिए भी, अगले उसके लिए सामान भी लाओगे, कैसे कैसे करोगे? तो इसकी वजह से उनकी इनकम कम हो जाती थी। और 19वीं सदी के आखिरी तक ब्रिटेन से लोहे और इस्पात का भी आयात होने लगा था। भारतीय लोहार भी घरेलू बर्तन व औजार आदि बनाने के लिए आयातित, मतलब जो ब्रिटेन से या फिर इंग्लैंड से लोहे आया है उसका इस्तेमाल करने लगे। इसकी वजह से स्थानीय प्रगालक, मतलब जो इस एरिया के जो प्रगालक थे, उस एरिया के जो कारीगर थे, उनके जो भी वो लोहा रेडी कर रहे थे उसकी मांग कम होने लगी। और 20वीं सदी की शुरुआत तक लोहा और इस्पात बनाने वाले कारीगरों के सामने एक नई चुनौती आ खड़ी हुई। एक साइड में छोटा सा नोट दे रखा है, इसको भी रीड कर लेते हैं कि प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण विभाग की एक रिपोर्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एक ज़माने में लोहा प्रगलन भारत का बहुत व्यापक उद्योग था और सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र के विशाल बलुआ मैदानों के अलावा शायद ही कोई ऐसा जिला हो जहां धातुमल न दिखाई देता हो। धातुमल क्या होता है, आगे देखते हैं। यहाँ के आदिम लौह प्रगालकों को ऐसे भंडारों से अयस्क हासिल करने में कोई भी परेशानी नहीं होती थी जिन पर कोई यूरोपीय लौह विशेषज्ञ एक पल के लिए विचार करना भी उचित नहीं समझेगा। धातुमल, धातु को गलाने से पैदा होने वाला कचरा। जी, अब स्टार्ट होती है एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी टाटा कंपनी की। भारत में लोहा व इस्पात कारखानों का उदय। साल 1904 अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्च और जमशेदजी टाटा, वेरी प्राउड एंड फेमस नेम ऑफ आर इंडिया, के सबसे बड़े बेटे
दोराबजी टाटा छत्तीसगढ़ में लोहा अयस्क भंडारों की खोजबीन करते घूम रहे थे। वे भारत में एक आधुनिक लौह व इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अच्छे लौह अयस्क भंडारों की तलाश में कई महीने और काफ़ी सारा पैसा खर्च कर चुके थे। ठीक है, जमशेदजी टाटा भारत में बड़ा लौह व इस्पात कारखाना लगाने के लिए अपनी संपत्ति का बड़ा भाग खर्च करने को भी तैयार थे, लेकिन इसके लिए पहली शर्त ये थी कि उम्दा लौह अयस्क भंडारों का पता लगा लिया जाए। फिर एक दिन कई घंटे तक जंगल की खाक छानने के बाद वेल्ड और दोराबजी एक छोटे से गांव में जा पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि जो कुछ लेडी और कुछ जेंट्स टोकरियों में भरकर लोहा अयस्क ले जा रहे थे, और ये इम्पोर्टेंट अगरिया समुदाय के लोग थे। जब उनसे पूछा गया कि वे अयस्क कहाँ से लाए हैं, तो उन्होंने एक दूर की पहाड़ी की तरफ उंगली कर दी। तो वेल्ड और दोराबजी पहुंच गए वहाँ। इतना भी आसान नहीं था, काफ़ी देर बाद थक थका कर वो पहुंच गए थे। और पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद वेल्ड ने बताया कि उन्हें जिस चीज़ की तलाश थी वो मिल गई। रजारा रजारा पहाड़ियाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन अयस्क भंडारों में से एक थी। रजारा पहाड़ियाँ और अगरिया समुदाय इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे वो सूखा एरिया था, वहाँ पे फैक्ट्री नहीं डाली जा सकती थी, सूखा एरिया होने की वजह से पानी की कमी। बट बाद में अगरिया समुदाय के लोगों ने ही हेल्प की और वहाँ पे एक स्रोत मिल गया, और जहाँ से बाद में भिलाई स्टील संयंत्र को अयस्क की आपूर्ति की गई। कुछ साल बाद स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बसाने के लिए जगह बनाई गई। इस शहर को जमशेदपुर जमशेदपुर कहाँ स्थित है? सुवर्ण रेखा नदी के तट पर। इस स्थान पर लोहा अयस्क भंडारों के निकट ही पानी भी उपलब्ध था, और यहाँ से इंडिया का प्राउड टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई, जिसमें 1912 से स्टील का उत्पादन होने लगा। टिस्को की स्थापना बहुत ही सही समय पर हुई थी। 19वीं सदी में इंडिया ब्रिटेन से या फिर ब्रिटेन में बने स्टील का आयात कर रहा था। भारत में रेलवे के विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी पटरियों की यहाँ भारी मांग थी। काफ़ी समय तक भारतीय रेलवे से जुड़े अंग्रेज विशेषज्ञ मानने को तैयार ही नहीं थे कि भारत में भी श्रेष्ठ इस्पात का निर्माण संभव है। क्यों नहीं मानेंगे भाई? अपना अपना सबको ही सुपीरियर लगता है, सबको ही लगता है हम श्रेष्ठ है, चाहे उससे ज़्यादा परफेक्ट और श्रेष्ठ इंसान दुनिया में ही क्यों ना बैठे हो। बट टिस्को की स्थापना के बाद हालात बदलने लगे। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ और ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया गया। समझ रहे हो? मतलब ब्रिटेन से जो लोहा मंगा रहे थे ना, वो अब कम हो गया। क्यों? क्योंकि वॉर चल रहा है, तो वॉर के दौरान कौन अपनी जान इतनी ज़्यादा जोखिम पे डाल के यहाँ पे लोहा भेजेगा। ब्रिटेन ने क्या किया? युद्ध जीतने के लिए जितने भी सारे रिसोर्सेज थे वो सारे युद्ध में जितनी भी नीड थी उसको कंप्लीट करने में झोंक दी। और फ़ायदा क्या हुआ कि युद्ध खिंच गया लंबा। तो इसकी वजह से जो यहाँ पर लोहे की इम्पॉर्टेंट नीड थी, किस चीज़ के लिए? रेलगाड़ियाँ और रेल की पटरियाँ बनाने के लिए। तो बाद में टिस्को को गोलों के खोल और रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का भी काम सौंप दिया गया। 1919 तक तो ये स्थिति हो गई कि टिस्को में बनने वाला 90% इस्पात को औद्योगिक सरकार ही खरीद लेती थी। और जैसे जैसे बीता टाइम, टिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था। और सूती कपड़े की तरह लोहा व इस्पात के मामले में भी औद्योगिक विस्तार तभी स्टार्ट हुआ
जब भारत में ब्रिटिश आयात गिरने लगा और औद्योगिक वस्तुओं की मांग में इजाफा मतलब इंक्रीमेंट होने लगा। ये बदलाव पहले विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद सामने आए। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुआ, औद्योगिक वर्ग ताकतवर होता गया और सरकारी संरक्षण की मांग बुलंद हो गई। मतलब सरकार इसको प्रिजर्व करे, सरकार इसको सहायता दे, ये मांग उठने लगी। भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्षरत ब्रिटिश सरकार को औपनिवेशिक शासन के आखिरी दशकों में इनसे बहुत सारी मांगें माननी पड़ी थी। जापान में औद्योगिकीकरण के शुरुआती साल। सो गाइस, अब टाइम है पड़ोसियों के घर में झांकने का। 19वीं सदी के आखिरी तक जापान के औद्योगिकीकरण का इतिहास भारत के औद्योगिकीकरण के विकास से बिल्कुल उल्टा है। इंडिया में तो भाई सपोर्ट नहीं किया सरकार ने। सपोर्ट क्यों करती? कौन सी हमारी सरकार थी? वो तो दूसरे देश की थी। बट जापान ने अपने यहाँ, जापान की सरकार ने पूरा सपोर्ट किया उद्योगों को। 1868 में जापान की सत्ता संभालने वाले मेजी राजवंश का इम्पोर्टेंस मेजी राजवंश का मानना था कि जापान को पश्चिमी प्रभुत्व का सामना करने के लिए औद्योगिकीकरण मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि उद्योगों की स्थापना पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए उन्होंने औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। और इसी सीरीज़ में, इसी क्रम में डाक सेवाओं, टेलीग्राफ, रेलवे, वाष्प चलित जलपोत का विकास किया गया और पश्चिम से नवीनतम तकनीक का आयात किया गया और उसे जापान की ज़रूरतों के हिसाब से ढाल दिया। जापानी पेशेवर को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों को बुलाया गया और निवेश के लिए सरकारी बैंकों से उद्योगपतियों को उदार शर्तों पे, मतलब ठीक है यार थोड़ा सा लिबरल हो जाओ, हम आपको कम रेट पे लोन दे देंगे, हम आपकी ऐसे हेल्प करेंगे, ये एडवांटेज हो गए या इंसेंटिव्स दे दिए, ठीक है, ऐसे करके उदार शर्तों पर कर्जे दे दिए। और सरकार ने पहले तो विशाल उद्योग शुरू किए और बाद में उन्हें सस्ती कीमत पर व्यावसायिक घरानों को बेच दिया। मतलब जो बिजनेस फैमिलीज थी उनको सेल आउट कर दिया। भारत में औपनिवेशिक प्रभुत्व ने औद्योगिकीकरण के रास्ते में बाधाएं पैदा कर दी थी। भाई दूसरी सरकार है, राज उनका चलेगा, तो सपोर्ट मिलने में तो देखो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। बल्कि जापान में विदेशी कब्जे के भय की वजह से ही औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिला। जापानीज़ को ये डर था कि अगर हमारे यहाँ पे टेक्निक्स विकसित नहीं होगी, उद्योग विकसित नहीं होंगे, तो दूसरे आके हमारे पे अटैक कर देंगे या फिर हमारे पे राज कर लेंगे। लेकिन इसका एक अर्थ यह भी था कि जापान का औद्योगिक विकास शुरू से ही सैनिक ज़रूरतों से जुड़ा हुआ था। ठीक है, सो गाइस, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट होता है और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन प्लीज़ डू लाइक, डू सब्सक्राइब, डू शेयर एंड टेक केयर।